होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास केवल और केवल डायरेक्शन है और कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए उसका नाम है यूनिट। यूनिट का मतलब है मैग्नीट्यूड नंबर 1। इसका मतलब अगर हम यूनिट वेक्टर को किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये वेक्टर है, जस्ट हाँ, यहाँ से आ, मेरे पास ये एक वेक्टर है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 10। अब मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो मैं इसको 10 इक्वल पीसेस में डिवाइड करूंगी। ठीक है, सपोज कि ये 10 इक्वल पीसेस में डिवाइडेड है, तो ये जो इसका पीस होगा ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें केवल और केवल डायरेक्शन बताएगा कि ये जो एक छोटा सा पीस है, ये जो हमारे पास पीस है जिसपे हाईलाइटेड है पोर्शन, इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, इज इक्वल्स टू जो एक ही डायरेक्शन है, जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है हमारे इस वाले पार्ट की, इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसकी डायरेक्शन होगी ए। इसको और फील करने के लिए हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि सपोज एक वेक्टर कैसे बनता है, एक वेक्टर बनता है उसके मैग्नीट्यूड से। क्या यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है यहाँ पे, कि एक मैग्नीट्यूड होना केवल उसे वेक्टर नहीं बनाता है, उसके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एक 10 मान लो एक ए वेक्टर है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड है ए, और उसकी डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, और इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए की टर्म्स में? इट इज नोन एज ए कैप। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये सब हटाए और इसको एक सिस्टमैटिक वे में आगे लेके चले, तो हमें पता है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में, 3D कार्टेशियन प्लेन में y एक्सिस है, उसके बाद हमारे पास x एक्सिस है, और एक हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है, इसको अगर मैं लेवल कर दूं y x z, तो हम जितनी भी डायरेक्शन अपने अराउंड देखेंगे वो केवल y x और z में। अगर हम कहते हैं ये एक अलग डायमेंशन बन गई है इस लाइन में, क्योंकि ना ये y पे लाई कर रही है, ना ये x पे लाई कर रही है, ना ये z पे लाई कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये y और z के कॉम्बिनेशंस पे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये y और z के कॉम्बिनेशंस पे रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब ये कुछ डिस्टेंस y से है, कुछ डिस्टेंस ये x से है। ठीक है, जिस तरह हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमारा एक पॉइंट आता है यहाँ पर, और मान लो एक पॉइंट आता है यहाँ पर, तो इसका x से एक डिस्टेंस होगा, इसका y से भी एक डिस्टेंस होगा, उसी तरह इस पॉइंट का भी x से एक डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का y से भी एक डिस्टेंस होगा। तो एक्स वाई जेड ही हमारे पास केवल 3 डायरेक्शन है, और हम जो भी मूवमेंट करेंगे इन्हीं 3 डायरेक्शन से अलोंग करेंगे। जैसे हम बहुत बार क्वेश्चन देखते हैं कि अब बर्ड फ्लू, तो अगर एक बर्ड उड़ी है तो हम सोचते हैं कि यार उड़ना तो मतलब ये 4D डायमेंशन होगा कि ऊपर चली गई, नहीं। यहाँ पे अगर कोई बर्ड है, अगर वो उड़ती है और उड़ के अगर वो यहाँ पहुंचती है, तो इसलिए ये देखो, ये डिस्टेंस एक्स में कवर किया है इसने, ये ग्रीन जो पोर्शन हाईलाइटेड है ये इसका एक्स का कवरिंग है, और इतनी हाइट इसकी वाई की कवरिंग है। इसका मतलब इसने एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में अपनी उड़ान भरी थी। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम देखते हैं कौन सा कलर ले, येलो ले लेते हैं। चलो अगर हम नीचे जा रहे हैं, सपोज ये चलेगा ही नहीं, है तो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर से हमने नीचे फेंका, और तो जेड एक्सिस में ये करना इम्पॉसिबल जैसा है, बट फिर भी अगर हमने किया तो यहाँ से ये हमारा
जेड एक्सिस का कंपोनेंट हो जा रहा है, क्योंकि हम उतना नीचे गए। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस मार्क करना है जेड से, तो वो क्या होगा, ये एक डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैं एक पॉइंट अपना प्लॉट करती हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड पे, सपोज दिस, तो इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ये x से इतना है, और अगर y को मैं एक्सटेंड करूंगी आगे, तो ये y से इतना। तो हर पॉइंट, यहाँ तक कि हर एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये भी एक्स वाई जेड एक्सिस में ही लाई करता है। ठीक है, और इसीलिए जब ये थ्री मेजर फंडामेंटल्स ही डायरेक्शन है, तो हमने इन थ्री मेजर फंडामेंटल डायरेक्शंस के नाम रख लिए हैं। इसको हम बोलते हैं आई कैप, इसको हमने बोला जे कैप, इसको हमने बोला के कैप। और कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। मतलब अगर हम कहें ए वेक्टर, ये ए वेक्टर अ वाला नहीं है, ए वेक्टर नाम है, ए वेक्टर आई कैप, मतलब वो वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोला 10 वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 वेक्टर इन जे कैप, मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसने हमें डायरेक्शन बताई। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, तो ये केवल वेक्टर, तो केवल क्या रह जाएगा, 10। 10 क्या, 10 तो केले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एप्पल सेब कुछ भी ले लो। तो 10 इज जस्ट अ नंबर। जब तक हमने 10 के साथ जे कैप लगाया, तब जाके हमें उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई हो पाए। उसी तरह अगर हमें कोई बोलेगा 50 के कैप, इसका मतलब वो के डायरेक्शन में 50 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें वेक्टर्स अब कार्टेशियन प्लेन में जिस तरह से हमें बताए जाएंगे, हमें बताया जाएगा लाइक 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 2 आई कैप। एक वेक्टर ऐसे है, इसका मतलब इसका कुछ पार्ट जे में है, कुछ पार्ट के में है, कुछ पार्ट आई में है। ठीक है, अब इसकी एक एक डायरेक्शन ऐसी बनेगी जो तीनों के अलॉन्ग होगी। अब वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं वेक्टर को ब्रेक करूं, तो मेरे पास मॉड वेक्टर आ रहा है। मॉड वेक्टर का मतलब क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमारे पास आ रही है डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं, तो मॉड वेक्टर प्लस समथिंग एक्स कैप मतलब डायरेक्शन हो गई। तो अब मुझे एक वेक्टर को निकालने के लिए उसका मॉड पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, एक्स कैप का वेक्टर अपॉन मॉड। ठीक है, अब अगर मैं अपने वही क्वेश्चन को रिपीट करूं जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था, कि लेट ए वेक्टर, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा ले हम, रुको, कलर ले लेते हैं, तो रेड ले लो, रेड दिखाई नहीं देगा लेकिन ग्रीन ले लो। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे वेक्टर, ए वेक्टर, अगर एक कोई वेक्टर है, वो है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब हम इसे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, हमें अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स कैप। वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका वेक्टर है, हमने इसको यहीं पे कॉपी कर लिया। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिखा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसके बाद हमें इसका निकालना है मॉड। मॉड निकालने की ही हमें यहाँ पे टेक्निक समझनी है कि मॉड कैसे निकलता है। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर vn का होल स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, मतलब वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू जितनी n है उन सब का होल स्क्वायर और कॉमन रूट। अगर हम इसके लिए जस्ट अ सेकेंड, इस वाले वेक्टर के लिए, ये तो क्या आ गया इस पे, एक सेकेंड, कहाँ से हटेगा ये, कट। ठीक है, यस, हमारे पास वेक्टर था 3 आई कैप प्लस
4j कैप प्लस 6k कैप। मुझे इसका मॉड निकालना है, तो मैं इसका मॉड कैसे निकालूंगी? इसका मॉड होगा √3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 6 का होल स्क्वायर 36। ठीक है। और अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी 36, हम यहाँ पे ऐड कर 36, 6 ये हो गया हमारे पास 40, 50, 59, 60, 61, 62, 60, 62, 65, तो √65 ये हमारे पास मॉड हो गया है इसका। अब अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करते थे, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स कैप 3i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन √65। तो हमारी डायरेक्शन आ गई है ये। ठीक है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो ए वेक्टर था, इसकी होल वैल्यू तो ये थी, पर इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है। इसी तरह हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे हमें बहुत सारी डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे हमें ये चीज याद रखनी है कि एक वेक्टर किसका किसका बना होता है। हमें ये डिफरेंस, हमें ये याद करना, हमने जो ये किया था, ये कि अ वेक्टर, ये वाला अ वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ, सपोज, पहले मैं इरेज कर देती हूँ ये वाला सारा। यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज देयर आर 2 वेक्टर्स। मैं केवल गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लूंगी यहाँ पे ताकि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। ए एंड बी। ए हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, या फिर इसको 5 को हटाओ, इतना ही रखते हैं, छोटा सा रखते हैं। और बी हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है। इसके बाद हमें बी का, हमें अब ये दिया, अब हमें ये बोल रहा है हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे? गिवन कंडीशन, फाइंड अ वेक्टर equal to the magnitude of a vector and direction of b। ये हमें क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम समझे कि हमसे क्या चाह रहा है, 2 वेक्टर्स इसने हमें दे दिए एंड दैट वेक्टर इज दिस। हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज मिल गई है। उसके बाद ये हमें कह रहा है हमें एक ऐसा थर्ड वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो ए जितना हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हो वो बी वाली हो। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का इजी हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि वेक्टर होता क्या है? मॉड प्लस एक्स कैप। एक्स कैप इज डायरेक्शन। अब हमें बोल रहा है इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। मॉड हमें नहीं पता, वही निकालना है, और डायरेक्शन। ठीक है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। और जो हमारे पास वेक्टर आएगा किसके इक्वल होना चाहिए? वो इसके इक्वल होना चाहिए। और मॉड निकालने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था? मॉड कैसे निकलता है? √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड हमारे पास आ गया 5। ठीक है। ये एक हमारा आंसर हुआ, ये कि हमारे पास मॉड आना चाहिए 5। अब हमसे ये क्या बोल रहा है? डायरेक्शन ऑफ, इसमें एक चीज हमें जो और गिवन है वो हमारे पास गिवन ये थी कि इसका मैग्नीट्यूड है 10। ठीक है। ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके।
यहाँ पे अब इसने हमसे क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्शन ऑफ बी अगर हम फिर से ये वाला फॉर्मूला रखिए अपने पास, कॉपी करके यहाँ पे अगर हम पेस्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे फिर से रख लिया अपना। इसके अकॉर्डिंग बी का हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, बी इज 2i कैप प्लस 4j कैप। मॉड हमें उसने कितना दिया हुआ है, 10। हमें निकालनी है अब उसकी डायरेक्शन। यहाँ से सिंपल मेथड, 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से अगर आप इसे काट लेंगे तो i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। डायरेक्शन मिल गई। और हमारे पास वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर, वेक्टर होता क्या है, मॉड प्लस एक्स कैप हमारे पास ये रही, मॉड ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर क्या बन गया, हमारा डिजायर्ड वेक्टर है 5 प्लस i 2j कैप ऑन 5, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है 8 मिनट मल्टीप्लाई में, हाँ ये मल्टीप्लाई था, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए i प्लस 2j, ठीक है। ये हमारे पास वो डिजायर्ड वेक्टर है जो हमें इस कंडीशन को सॉल्व करेगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा a के इक्वल और उसकी डायरेक्शन होगी b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर आया है i प्लस 2j। इस क्वेश्चन में आगे हमें ये बताता है, पूछता है कि डू यू थिंक दिस इज फंडामेंटली करेक्ट। तो इसको हमें फंडामेंटली अब इसे चेक करना है। अब हम फंडामेंटली चेक कैसे करेंगे, इसने हमें गिवन मॉड क्या दिया बी का, पहले हम वो चेक कर सकते हैं। इसने हमें गिवन मॉड दिया 10, बट अगर हम अपने मॉड वाले फॉर्मूले से चेक करें तो यहाँ पे बी का मॉड क्या होगा, बी का मॉड होगा 16 plus 4 which is 20, it is not 10, it is this। इसका मतलब जो हमें मॉड दिया गया था क्वेश्चन में वो हमारे पास सिग्निफिकेंटली करेक्ट नहीं था। इसको हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, जिस तरह हमें ये एक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिला, अगर हम इसका एक बार मॉड बनाए तो वो क्या बनेगा, 1 प्लस 4 विच इज √5 एंड √5 इज नेवर इक्वल टू, इसने हमें कितना बोला था, मॉड ए के इक्वल होना चाहिए, ए का हमारा मॉड था 5 नॉट √5। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी ये फंडामेंटली करेक्ट नहीं थी, ठीक है। और इसका रीजन क्या हुआ, इसने हमसे पूछा फाइंड द रीजन फॉर दिस अनस्टेबिलिटी। दिस अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, ये हमारे पास जो गलत मॉड था ये इसका अनस्टेबिलिटी का रीजन है। बल्कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर सही मॉड के साथ सॉल्व करते तो हमारे पास इसका आंसर क्या होता, और इस पे क्वेश्चन दिया है सॉल्व इट करेक्टली एज अकॉर्डिंग विद द करेक्ट वैल्यूज। करेक्ट वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम b का मॉड निकालेंगे, 16 प्लस 4 विच इज √20 विच इज 2√5, ठीक है। आप ऐसे करके देख लेना, 20 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है ना, 2√5। अब यहाँ पे जब हमारे पास 2√5 आ गया तो हम यहाँ पे अपना ये चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इस मॉड को यहाँ से हटाएंगे और इस मॉड की जगह पे हम लिखेंगे 2√5 और हमारे पास x अब क्या आ जाएगा 2√5, ठीक है। यहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन बनेगी 2√5। इसके बाद आपको जो करना है वो ये हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर हमारे पास बनेगा 5i कैप प्लस 10j कैप अपॉन 2√5। तो दिस इज द करेक्ट वेक्टर जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a का है और डायरेक्शन b की है। तो इस तरह के फंडामेंटली चेकिंग क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको नीट वगैरह के पैटर्न में केवल इतना पूछ दिया जाएगा, वहां पे फंडामेंटली करेक्ट नहीं पूछेंगे, वहां पे आपको बिना मॉड के ये 2 क्वेश्चंस दे देंगे,
इन दो इक्वेशंस दे देंगे जिनको आपको सॉल्व करके एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर था या फिर जो हमें वेक्टर अब मिला, जो नया वेक्टर हमें थर्ड वेक्टर मिला, उसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये ये उसका यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसी ने तो हमें डायरेक्शन बताई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का सॉल्व होता है। ऐसे और मल्टीपल क्वेश्चन आपके लिए मैं लाती रहूंगी। थैंक यू एंड बाय।